स्टार्ट कर। नंबर 12, लाइडोकेन, इसोपारामाइड, फेंटेनाइल, ट्रामाडोल और क्लोरीन, प्रोफेक्सिसिन, एंटीसाइकोटिक्स, टीसीएज, एमिट्रिप्टाइलिन एंड ब्यूप्रोपियोन, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स। ये सब जो है वो लोअर करते हैं थ्रेशोल्ड को। अच्छा, मैंने जो एमसीक्यूज पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह दिया हुआ है। इसमें कोई ऑप्शन है या ये सब करेक्ट है, ये मुझे नहीं समझ में आया। है कि इनको पढ़ के यही लग रहा है कि ये सब जो है। अच्छा, हमदी की जो फाइल है, सॉरी मैं ऐड कर रही हूँ, हमदी की जो फाइल है ये स्ट्रेट फाइल है, देयर इज नो इफ एंड बट्स इन इट। ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा हुआ है। और इसमें कोई जो ऑप्शन लिखा हुआ है इट मीन्स कि नहीं है। सारी लोग, हाँ ये सब लोग कर रही हैं। हाँ, ये सब सीजर के थ्रेशोल्ड को लो करिए। सीजर के थ्रेशोल्ड को लो करने का मतलब तो पता होगा। सीजर जिस उस पे जाके होता है, जैसे बहुत तेज आवाज से किसी को होता है या बहुत तेज लाइट से होता है, तो उसको अगर थ्रेशोल्ड गिरेगा इन ड्रग्स की वजह से, तो हल्की सी रोशनी से भी सीजर्स अराइज होंगे, यानी उसका थ्रेशोल्ड कम हो गया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। ओके, नंबर 13, लीस्ट इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट और सीजर थ्रेशोल्ड। ये वो ड्रग्स हैं जो सबसे ज्यादा कम इफेक्ट करते हैं सीजर के थ्रेशोल्ड को कम करने में। उसमें है डॉक्सिपिन, ट्राजोडोन, फ्लोक्सिमीन, फ्लोक्सिटीन। ठीक है। नेक्स्ट है एलोप्यूरिनॉल इज किडनी प्रोटेक्टिव। ये ड्रग किडनी प्रोटेक्टिव है, ये रीनल फंक्शन को प्रोटेक्ट करती है उन पेशेंट्स में जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं। फिर नंबर 15, लीस्ट इंटरेक्शन विद वारफेरिन। एलो एलोप्यूरिनॉल की इंटरेक्शन वारफेरिन से बहुत कम है, सबसे कम है। एल्डोस्टेरॉन, natural mineral corticoid secreted from the adrenal cortex, causes sodium and water retention, acts on steroid convoluted tubules and collecting duct। जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है अपॉन स्टिमुलेशन, और ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन। और इसका काम ये होता है कि बॉडी से सोडियम और वाटर को रिटेन कर देता है, ताकि उसका वो ब्लड प्रेशर रेज कर सके। और ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से जो है ना सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है। ठीक है। नंबर 17, वेसोप्रेसिन, जीनोट्रॉपिक हार्मोन हमारा वेसोप्रेसिन है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, हमारा जो ग्लैंड है। और इसका भी यही काम होता है कि ये खाली वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम नहीं, जस्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कराता है। ठीक है। नंबर 18, ग्लूकोज एंटरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। हुआ, I'm stopping you for 1 second. ये जो फाइल आप कर रहे हो ये QBM1 फाइल है, नहीं, ये or is क्यूबीएम there some? ये क्यूबीएम 1 फाइल जैसी ही है। वजिया ने पढ़ी थी और वजिया बता रही थी कि आगे पीछे करके दिया हुआ है, लेकिन है क्यूबीएम वाली फाइल ही। लेकिन क्योंकि हम हमदी रिकॉल्स कर रहे हैं और हमें करनी है, इसके अलावा हमदी की और भी रिकॉल्स हैं। तो हम तो फॉलो किसको करें, इसको करना है या QBM फाइल को करना है? हमें हमदी करना है, हम ये करेंगे हमारे क्यूबीएम भी हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे रिपीटेड फाइल्स इसके अंदर इनसे गलती से डाउनलोड हो गए हैं। इट्स ओके। तो मुझे ये फाइल प्लीज शेयर कर दें क्योंकि मेरे पास ये है नहीं। नहीं, ये ड्राइव में सबके पास है, ये ग्रुप के जो ड्राइव है ना, उसमें हमदी का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है हमदी 13333 वी कॉल्स। ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेटेस्ट। ये गूगल ड्राइव की जो लिंक है हमारे पास, मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ। ये देखिए, कैप्स का हमदी मटेरियल, जो हमदी मटेरियल की जो फाइल है, उसके अंदर क्यूबीएम 1 भी है, क्यूबीएम 2 भी है, क्यूबीएम 3 भी है, हमदी एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी हैं, हमदी 1333 वी कॉल्स भी हैं, आपको मिले। ओके ठीक है। इस गूगल ड्राइव का लिंक जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में पिन हुआ हुआ है सर, समी ने आज ही पिन करा है, मैंने उनको कहा था कर दें। अच्छा चलें ठीक है, मैं फिगर आउट कर लेता हूँ। आप अपने पास खोलें। आपने प्रिपेयर कहाँ से करा है फिर? मुझे आपने साइन किया था कुछ? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको असाइन करा था कल। मैं तो आप जैन हैं कि आप? नहीं, मिस नहीं किया था, मेरे ख्याल से जैन भाई को सॉरी, नहीं मैं किया था। आपको वकास समझ रही हूँ। मैं आपको वकास समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रहा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप कौन बोल रहे हैं। नहीं जैन नहीं, भाई हैं। मैं जैन बात नहीं कर रहा नहीं, जैन हूँ, आपको जैन नहीं बात करा था, कर आप रहा चले हूँ। गए थे। मैंने वकास को शेयर करा था, मुझे लगा वकास ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि ये तो वकास को मैंने कल असाइन करा था। जी, अब आपको मिल गई फाइल, हम स्टार्ट करें। जी जी, आप करें स्टार्ट। आप स्क्रीन से भी पढ़ लें, बाद में फाइल चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वेसोप्रेसिन एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन है हमारे पास, secreted from posterior pituitary gland, responsible for water reabsorption, collecting tubule, ये just water की reabsorption कराता है। तो इसमें learning material ज़्यादा है। Glucose entering glomerular filtrate, reabsorbed from proximal tubule।
अच्छा, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एंटर हो जाता है, यानी फिल्ट्रेशन के दौरान जब वो ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेट में एंटर होके एक्सक्रीट होने जा रहा होता है, तो जो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाकर ग्लूकोज वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, नंबर 19, ऑसिफिकेशन यानी बोन की फॉर्मेशन। कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन। नॉर्मल एरिथ्रोसाइट आरबीसी, नंबर 20, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को हम कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉन्केव डिस्क। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसको नॉन न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और इसका शेप ऐसा होता है जैसे कोई बाइकॉन्केव डिस्क नहीं होता, दोनों साइड से केव, कॉन्केव लिखा आ रहा है ना, तो आप समझ लें कि दोनों साइड से केव बना हुआ है, अंदर की तरफ से डिप्रेस हुआ हुआ है। और इसकी आप स्ट्रक्चर नेट पे देखेंगे ना तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। डिस्क शेप होता है, बाइकॉन्केव होता है दोनों साइड से, और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, नंबर 21, the use of beta blocker in patients with acute myocardial infarction reduce risk of reinfarction and reduce early mortality। अच्छा, ये आतिफ ने भी काफी एक्सप्लेन करा था आपने, हमारे हाइपरटेंशन के भी रिकॉर्डिंग्स में है ये। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका काम होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करके मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करते हैं। तो वैसे ही वो टिश्यू डैमेज हुए हुए होते हैं उनके, और वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, तो अगर हम उस पर वर्कलोड कम करेंगे, साथ साथ उसका जो मतलब जो पंपिंग है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि उससे पंप करना। तो ये रिड्यूस करेगा री इन्फार्क्शन के रिस्क को और अर्ली मोर्टिलिटी को, मतलब जो डेथ पहले हो सकती है वो डिले हो सकती है कि अभी थोड़ा और फंक्शन कर लेगा हार्ट कुछ टाइम। तो नंबर 22, द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन एक्यूट एस्थमा। ये क्या करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्यूट एस्थमा में सब लेते हैं, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, ये रिड्यूस करता है म्यूकोसल एडिमा, हमारा जो म्यूकस की वजह से जो एडिमेटिक कंडीशन होती है उसको, और ब्रोंकियल एयरवे की जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। बेसिकली स्टेरॉइड्स हमेशा इन्फ्लेमेशन पे एक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे ब्रोंकियल आर्टरी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। नंबर 23, गैमा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड परमिथ्रिन 5%। जब भी परमिथ्रिन का वर्ड आ गया ना कि परमिथ्रिन 5%, तो आर यूज फॉर स्केबीज, ये हमेशा स्केबीज के लिए यूज होता है। और परमिथ्रिन 1% कहाँ यूज होता है, कोई बता सकता है? टू किल लाइसिस, Lice. कैड लाइस एंड लाइसिस एग, और हाँ, अनहैच्ड एग चूहे जो और होते हैं उनके ना अंडे उनको मारने भी। के लिए परमिथ्रिन 1% की कंसंट्रेशन में यूज होता है, और 5% की कंसंट्रेशन में ये गैमा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के साथ मिला के स्केबीज के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा वही वाला एमसीक्यू आ गया जो पहले पढ़ा था, नंबर 24, पिटेरियासिस वर्सिकलर, यीस्ट इन्फेक्शन। इसका नाम यीस्ट मतलब ये यीस्ट की वजह से होता है इन्फेक्शन। इसका यही एक मसला होता है कि इसका एक ही सिम्टम है, व्हाइट एंड ब्राउन पैचेस, और ये व्हाइट एंड ब्राउन पैचेस आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं बॉडी के, नॉर्मली किसी की व्हाइट या ब्राउन बॉडी होती है तो नहीं पता चलता। और ये इस एसिम्टोमेटिक पैचेस इसीलिए इसका नाम कहा गया है, क्योंकि ये नहीं पता चल पाता, आप करेक्टराइज नहीं कर पाते कि ये कोई यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, 25 इसमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ने की कोशिश करी है इसमें आया है समझ मुझे कि द मेन एड्रीनो रिसेप्टर इन आर्टरियोल्स इज अल्फा 1। लिखा हुआ नहीं है लेकिन अल्फा 1 ही होता है जो आर्टरियोल्स में होता है, मेन जो हमारा एड्रीनो रिसेप्टर होता है। तो नंबर 26 है विगाबैक्ट्रिन इनहिबिट्स गाबा ट्रांस अमाइनेज लीडिंग टू इंक्रीज गाबा एंड साइड इफेक्ट्स इज विजुअल फील्ड लॉस, पेशेंट मस्ट मेक आई एग्जामिनेशन। अच्छा, ये जो हमारा वेगाबैक्ट्रिन है बेसिकली ये क्या कर रहा है, गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करके गाबा को बढ़ा रहा है, यानी जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको बढ़ा रहा है गाबा की। तो इनहिबिशन बढ़ती है, ठीक है, बिकॉज बाबा विगाबैक्ट्रिन इफेक्ट्स द पेरिफेरल फील्ड्स बट डज नॉट इम्पेयर सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी। द इफेक्ट्स अपीयर टू बी इरिवर्सिबल और इनकम्प्लीटली रिवर्सिबल इन ऑल केसेस आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ विगाबैक्ट्रिन। अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये जो लॉस ऑफ विजन वाली हालत है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये इरिवर्सिबली जो है वो इफेक्ट करता है, ये सेंट्रल लेवल पे जाके नहीं करता, ये पेरिफेरल लेवल पे जाकर जो है विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज करता है। नंबर 27 है हमारे ये पास, एंटी साइकोटिक है। ये एंटी साइकोटिक नहीं है, ये आई गेस एंटी सीजर हो सकता है, क्योंकि ये एंटी एपिलेप्टिक है। इनहिबिटरी एंटी एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे गाबा पे इफेक्ट कर रहा है और गाबा को बढ़ा रहा है। गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिशन कराता है, जो हमारे जो एबनॉर्मल जो नहीं होते रिफ्लेक्सेस जो हो रहे होते हैं सीजर्स में उसको कंट्रोल करता है। नाइट्रस ऑक्साइड नंबर 27, nitrous oxide very low blood gas partition coefficient, very rapid onset and offset, fast induction, it has analgesic effect and low anesthetic potency। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है सबको पता है, वेजोडाइलेशन कॉज कराती है, ठीक है, बहुत फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है,
साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी एंड हैज रिसेंटली बीन शोन टू बी एन एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये NMDA एंटागोनिस्ट होता है। तो ये रिसेप्टर जो होता है NMDA, ये करता क्या है? दिस रिसेप्टर इज क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल सेंसिटाइजेशन whereby pain sensitivity is enhanced following tissue injury or inflammation। ये रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है पेन में, यानी ये पेन की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, ये जो है टिश्यू इंजरी बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। और इस रिसेप्टर को अगर नाइट्रस ऑक्साइड इनहिबिट कर देगा तो उसकी वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है और लो एनेस्थेटिक पोटेंसी है इसके अंदर। ठीक है। नंबर 28, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग रेसिमिक मिक्सचर। ये वो सारे ड्रग्स हैं जो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है हमारे पास? रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि is one that has equal amounts of left and right-handed enantiomers of a chiral molecule or salt। वो मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ राइट एनेंशियोमर्स और लेफ्ट एनेंशियोमर्स मौजूद होंगे, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, उसको हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो ये सब रेसिमिक मिक्सचर की ड्रग्स हैं। मेरी इतनी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना ही समझ आया। और इसके अलावा ये है कि ये इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मुझे पहले लगा था कि इसमें से शायद कोई एक होगा, लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने क्लियर करा है, शायद सदफ ने क्लियर करा है कि ये सिर्फ जो है सीधा सीधा पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये सारे ही होंगे रेसिमिक। मैंने इसका मोनिक बनाया था उसको ना, इसका रेसिमिक मिक्सचर का वेरी, हाँ ये रेसिमिक का ना, वेरी स्वीट FOOK, वेरी वी सब ग्रुप में शेयर कर इसे दीजिएगा होता है। मोनिक, हाँ चले पिक्चर फॉर्म में लिख के, ओके पिक्चर फॉर्म में, अच्छी डायग्रामेटिक फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में बोल्ड राइटिंग से ओके ग्रुप में ओके शेयर कर दीजिएगा। ओके। सही। नंबर 29, इंटरफेरॉन्स आर इंडिकेटेड फॉर हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। अच्छा, अभी इंटरफेरॉन की बात अगर हम करते हैं तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं हमारी हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज को, जो होती हैं। मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चन करा था, इसका आंसर मुझे ये मिला था कि इंटरफेरॉन्स हमारे ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं। इसका काम क्या होता है? ये सप्रेस करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स एंड प्रमोट द साइक्लिंग ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब इसमें मुझे जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारी ट्यूमर की फर्दर ये हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज बोल रहे हैं, यानी हमारी जो ट्यूमर का बनना उसको रोकता है ये। इसमें अगर कुछ ऐड करना चाह रहा है कोई तो वो ऐड कर दे। अब हमारे पास सदफ अगर है तो सदफ, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो आप इसमें कुछ ऐड कर सकती हैं। या मायरा, आपने कुछ अगर पढ़ा हो, क्योंकि आपने मेरे साथ करे थे MCQs, तो आप बता दें इंटरफेरॉन्स के बारे में। नहीं, आगे चलें। इंटरफेरॉन्स जी हमारे बोले। सिस्टम बॉडी के अंदर बनता है बाय WBC, और ये दूसरी सेल्स से बनता है, लेकिन इनका जो मेन काम है ना, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में हम यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे क्या कहते हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम में ये क्या बोलते हैं कि इसको बॉडी इम्यून सिस्टम को ये वो करते हैं, एनहांस करता है, ये हेल्प कर रहे होते हैं हमारे कैंसर। इंटरफेरॉन जो है ना बेसिकली एंटी कैंसर के तौर पे यूज होते हैं। इंटरफेरॉन जहाँ जहाँ मैलिग्नेंसीज होती है ना, इसको हम कीमोथेरेपी में भी यूज कर रहे होते हैं, या एंटी कैंसर इफेक्ट रखते हैं इंटरफेरॉन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी पीछे चला गया। एसिड्स कॉज सोडियम वाटर रिटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया। ये इसके साइड इफेक्ट्स है, इसको याद कर लें आप लोग। ठीक है, इसका कोई निमोनिक बना दे। अच्छा, साइड इफेक्ट्स और जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना, अकॉर्डिंग टू हमारे जो यूनिट्स हैं, ANS के हो गए, CNS के हो गए, CVS के हो गए, जितने भी ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स और इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं और आ सकते हैं, उसके कोई निमोनिक्स अगर बना सकता है, जितने भी हैं, तो वो सब ग्रुप में शेयर करें। हम उसकी कलेक्शन बना के उसका पूरा एक फोल्डर बना देंगे और फिर उसको भी जो है ना हम अच्छे से स्टडी करके याद कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा थेरेप्यूटिक्स का पोर्शन बहुत इजीली कवर हो जाएगा और सिर्फ ड्रग इंट्रैक्शंस रह जाएंगे, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये निमोनिक बना के कोई याद कर ले। अच्छा, इंडोमिथासिन कॉजेस हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, फ्रंटल हेडेक, हाई रिस्क ऑन GI टिनाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन। तो इसका भी निमोनिक बनेगा। असल में क्या है, ये एक एसिड है इंडोमिथासिन, क्योंकि ये एक एसिड है तो ऑटोमेटिकली सोडियम वाटर रिटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया तो ऐसी का ऐसी आ गया ऊपर से ही, क्योंकि एसिड ये सब करते हैं। इसमें हाई रिस्क ऑन GIT इसीलिए लिखा है क्योंकि आई गेस ये जो है नॉन सेलेक्टिव होगा,
COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करता होगा, तो उनमें से एक रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्टिव लेयर GIT को देने के लिए, तो वो उसको भी रोकेगा, PGs को रोकेगा, तो इस वजह से जो है ये कॉन्स्टिपेशन और GIT के प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। ठीक है। नंबर 32, डानाजोल। Danazol is a synthetic steroid used for treatment of endometriosis, causes increased in liver function test। अच्छा, endometriosis एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस के ही ऊपर एक टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो है प्रॉब्लम करती है, causes increase is a disease, endometriosis is a disease in which tissue similar, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, डायनाजोल सिंथेटिक स्टेरॉइड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, सॉरी मैं चली गई थी इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज है जिसमें होता क्या है, ये नॉर्मली वुमेन्स में होता है, और ये वो उन वुमेन्स में होता है जो चाइल्ड बेयरिंग स्टेज में होती है, यानी वो चाइल्ड बेयरिंग स्टेज से लेकर मेनोपॉज तक की फेज में होता है। मेनोपॉज के बाद ये खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाता है, और ये जो है जो औरतें होती हैं जो मतलब वो नहीं कर पाती, कंसीव नहीं कर पाती, उसका रीजन होता है मेन, किसी मेजोरिटी लोग औरतों का रीजन ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस हुई भी होती है बॉडी के अंदर, उनको पता नहीं होता, एक और टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है यूट्रस के पास जो कि वो करता है, इसकी जो है ना ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसीव नहीं कर पाता पेशेंट, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पेल्विक पेन होता है बहुत सीवियर किस्म का। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, ये जब ये अच्छा ये जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे ये खुद से ट्रीट भी नहीं होता, ये रहता है, और आफ्टर मेनोपॉज खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक ड्रग देते हैं, डायनाजोल। और डायनाजोल क्या करता है, इंक्रीज इन लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब अगर हम लिवर फंक्शन के टेस्ट कराएंगे ना तो उसमें लेवल्स बढ़े हुए आएंगे, तो ये कॉज करता है डायनाजोल। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, नंबर 33। सिम्टम्स ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या है, GIT डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग नंबर 1 पर है इसका, एनोरेक्सिया, कार्डियक अरिथमिया, हेडेक, फटीग, अच्छा कंफ्यूजन। इसका भी निमोनिक कोई बनाए या मेड से बने अगर तो शेयर करेंगे, ये लर्निंग है इसमें सारी। अर्ली साइन ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, वॉमिटिंग, अर्ली साइन इसकी वॉमिटिंग होती है, इसका भी निमोनिक बनेगा। और सिम्टम्स ऑफ सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, टेनाइटिस, ये याद करने का है। ट्रीटमेंट ऑफ एस्प्रिन सैलिसाइलेट्स टॉक्सिसिटी, हमारे पास है एक्टिवेटेड चारकोल, इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस डेक्सट्रोज प्लस KCl। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में सैलिसाइलेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से होते हैं, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इंट्रावीनसली सोडियम बाइकार्बोनेट्स देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट्स क्या करेगी, यूरिन को अल्कलाइन कर देगी, तो जो हमारी एसिडिक सैलिसाइलेट्स है ना वो बहुत इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे हमारे यूरिन से। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी, बार्बिचुरेट के अंदर भी यही सेम चीज़ है। सबसे पहले तो हम रेस्पिरेशन को सपोर्ट करेंगे O2 वेंटिलेशन लगा के, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है ना इसका जो मेजर इशू आता है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का आता है। ठीक है, और अल्कलाइजेशन और फोर्स डायूरेसिस साथ साथ करेंगे। इससे होगा ये कि अगर हम अल्कलाइन कर देंगे यूरिन के pH को, बार्बिचुरेट की टॉक्सिसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो अगर हम यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे और साथ ही साथ डायूरेसिस भी करवाएंगे, तो जो बार्बिचुरेट की टॉक्सिसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत तेजी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। अच्छा, नंबर 38, लिपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, कॉजेज नाइटमेयर्स, हैलुसिनेशंस। अच्छा, जो लिपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स है ना वो नाइट में जो हेलुसिनेशंस करा रहे हैं, तो इससे आप लोग फौरन क्लिक कर सकते हैं कि लिपोफिलिक टर्म आ गया। और फिर नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशन सिर्फ एक वजह से हो सकती है कि ड्रग जो है वो CNS मतलब CNS का ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, जब भी वो नाइटमेयर जो हेलुसिनेशन करा रहा है यानी वो CNS तक जा रहा है। तो लिपोफिलिक है तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा, तो जितने भी लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो हमारे CNS इफेक्ट्स देते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, प्रोपेनोलॉल और मिटोप्रोलॉल ही करता है, खाली इनके नाम ही मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका भी निमोनिक बन सकता है। कौन से लिपोफिलिक हैं, कौन से लिपोफिलिक नहीं है, तो उनका CNS साइड इफेक्ट ये है और इनका नहीं है। नंबर 39, ट्रिगर्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा को क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कोल्ड एयर, ठंडी हवा, एस्प्रिन, एनसिड्स जितने भी हमारे हैं वो सब एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर कर सकता है एस्थमा को ट्रिगर, पाइलोकार्पिन करता है, रॉयल जेली। अच्छा, ये रॉयल जेली क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
रॉयल जेली और साथ ही साथ हमें एक्यूनेशिया बोला है। रॉयल जेली हनी बी की सिक्रीशन होती है, इसको जो है ना वो अपने लार्वा को फीड करने के लिए यूज करते हैं, और जो क्वीन बी होती है ना वो भी इस फीड से जो है वो अपना पेट भरती है। तो ये कहीं अगर लगा होगा तो वहाँ किसी को, अब ये बहुत रेयर है कि रॉयल जेली से किसी को अस्थमा हो, मगर किसी घर में ये छज्जा बना हुआ हो, ये हनी कॉम बना हुआ हो, तो वहाँ पे हो सकता है उसको ये मसला। अच्छा, एकिनेशिया एक प्लांट है, उसका फ्लावर है, और ये प्लांट का जो फ्लावर है ये बहुत हर्बल जो है वैल्यू रखता है और बहुत चीज़ों में यूज होता है। लेकिन जो एस्थमा के पेशेंट्स जो ट्रिगर होते हैं, जिनका एस्थमा, वो एलर्जिक होते हैं और उनका एस्थमा भी हो सकता है फ्लावर्स से। अच्छा, नंबर 40 है हॉट वार्म एयर एंड सेंट जॉन वॉर्ट। ठीक है, नॉट इंड्यूस एस्थमा। जो गर्म हवा होती है, और जो सेंट जॉन वॉर्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है ये। ठीक है, ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज होता है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। इसका कोई एस्थमा में काम नहीं है, ये क्या करेगा एस्थमा में, ना इंड्यूस करेगा और ना उसको ट्रीट करेगा। एमाइड्रोन is potassium channel blocker, class 3 antiarrhythmic, act on phase 3, used in acute ventricular tachycardia, acute supraventricular tachycardia and ventricular fibrillation, too long T half 60 days। इसमें इन्होंने क्लास ऑफ ड्रग भी बता दी है, इसमें इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया है, इसमें इन्होंने साइड इफेक्ट्स भी बता दिए हैं, इसमें इन्होंने इंडिकेशन भी बता दिया है इसका, इसमें इन्होंने ये फार्माकोकाइनेटिक्स भी बता दी है, इसकी साइड इफेक्ट्स छोड़ के सब बता दिया है एमेडोरॉन का। और इसके बाद वाले एमसीक्यू में साइड इफेक्ट्स भी बता दिए हैं एमेडोरॉन के। तो एमेडोरॉन जो ड्रग है वो पूरी की पूरी कवर हो रही है इसमें। एमेडोरॉन एक कैल्शियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक एक्शन ऑन फेज 3, ये फेज 3 पे एक्ट करता है एंटी एरिथमिक में। किस किस चीज़ में यूज़ होता है, एक्यूट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, 60 डेज। अच्छा, ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी ड्रग की इतनी बड़ी हाफ लाइफ हो, तो ये याद कर लें, याद हो भी जाएगा कि 60 डेज की हाफ लाइफ एमेड्रॉन की है। टी हाफ 60 डेज के बाद जाके ये सिर्फ अपने टी हाफ तक पहुंचता है। ठीक है, बाकी का हाफ इसका रहता है। साइड इफेक्ट इसके हैं स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, ग्रेमैन सिंड्रोम, irreversible hepatotoxicity, pulmonary fibrosis, retinopathy, neuropathy, photosensitivity, thyroid function disruption। ये पूरा एमेड्रॉन कवर हो गया इसमें, और इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसके याद करने के लिए ये पूरा बनाया था। तो ये एमिड्रॉन है ना, तो मैंने इसका बनाया था। एमडी ने ऑर्डर दिया है एक, ये 60 दिन की छुट्टियां होती है ना जून जुलाई की, तो हमें जाना है नानी के घर पे, तो इसको ये याद हो जाता है एमिड्रॉन 60 डेज। एमेड्रॉन 60 डेज, ओके। अच्छा, इसका पूरा निमोनिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये पूरा एमेड्रॉन इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पूरा ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी कुछ दे दिया है। बताए क्या रह गया इसके अंदर, सभी कुछ बता दिया। और ड्रग में और तो कुछ नहीं होता। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप इंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ले लें, यूजेस ले लें, क्लासिफिकेशन ले लें, बच्चा कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो पूरी ड्रग इन्होंने जो है ना 2 एमसीक्यूज में कवर कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट 43 है ड्यू टू पल्मोनरी टॉक्सिसिटी ऑफ एमेड्रॉन। अब इसकी पल्मोनरी टॉक्सिसिटी आ गई है, इसका एमसीक्यू एक और आ गया। एमेड्रॉन आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीओपीडी एंड पेशेंट्स शुड परफॉर्म चेस्ट एक्सरे। अच्छा, जो लोग एमेड्रॉन ले रहे हैं उनको चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि उनमें पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। और जो सीओपीडी के पेशेंट है उनको तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीओपीडी वैसे ही इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, और ये पल्मोनरी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत खतरनाक कर सकती है हालत। नंबर 44, although spironolactone causes hyperkalemia but decreases kidney ability to remove digoxin। अच्छा, स्पाइरोलैक्टोन का जो है ना इंटरेक्शन है डाइजॉक्सिन के साथ, तो ये इसका किडनी रिमूवल कम करता है, तो जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, Formoterol onset of action 2 to 3 minutes, peak 15 minutes. Salmeterol onset of action 10 to 30 minutes, peak 3 to 4 hours। यानी ये इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन टाइम है कि इतनी देर में ये अपना इफेक्ट शुरू करते हैं। पीक मतलब अपना पीक इफेक्ट ये लोग इस टाइम पे देते हैं। ये भी याद करने का है, इसमें कुछ भी नहीं है। ट्राई ट्रिम्प्राजीन एंड प्रोमिथाजीन, phenothiazine derivatives हैं ये दोनों। For surgery prophylaxis to prevent infection at a surgical site, cephalosporin as cefoxitin। cefoxitin का नाम हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम इसको सर्जरी प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देते हैं, ताकि सर्जरी जहाँ हो रही हो वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। Alternative to aminoglycoside prophylaxis is urological surgery, cefoxitin। फिर cefoxitin आ गया। जिनको aminoglycosides नहीं दे सकते आप उनको cefoxitin दे दें ऑल्टरनेटिव फॉर प्रोफाइलैक्सिस सर्जरी इन्फेक्शन ना। नंबर 50 हमारे पास है अल्फा ग्लूको
glucosidase inhibitor as a carboose. Maglitol prevent the conversion of oligosaccharides into monosaccharides, and glucose cause flatulence and contraindicated in inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, intestinal obstruction. अच्छा, ये जो ड्रग है ना, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, ये ड्रग्स अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, और ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, और हमारी बॉडी में ओलिगोसैक्राइड्स जो हैं उनको नहीं कन्वर्ट होने देती मोनोसैक्राइड और ग्लूकोज में, तो जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन हो जाती है, यानी एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन होती है और बहुत ज़्यादा गैस बनता है पेट में। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, जाहिर है अगर ये एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन कर रही है तो डेफिनेटली इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होना पड़ेगा कोई भी हमारे जीआई डिसऑर्डर में, क्योंकि गैस का बनना और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा अगर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो फ्लैटलेस की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो ऐसी कंडीशन में नहीं दिया जाता। अच्छा, सिर्फ 51 सिप्रोहेप्टेडीन, potent antihistaminic, piperidine derivative, anticholinergic, antiserotonergic, antidote for serotonin syndrome associated with increase in appetite and weight gain. अच्छा, ये सिप्रोहेप्टेडीन जो है ना एक पोटेंट एंटीहिस्टामिन है, सही है, और ये पाइपरीन डेरिवेटिव है, पाइपरीडीन से डिराइव हुई है। इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी है और एंटी सेरोटोनर्जिक इफेक्ट भी है। इसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम के में एंटीडोट के तौर पर भी दे सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी ये इसका वो है साइड इफेक्ट, इंक्रीज एपेटाइट और वेट गेन। सेरोटोनिन के लेवल्स को कम करता है और ये वेट गेन कराता है और एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख ज़्यादा लगती है तो ऑटोमेटिकली वजन भी ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि अब खाना ही ज़्यादा खाते हैं। तो ये इनकी क्लास ऑफ ड्रग हो गई, और ये इसका जो है एंटीडोट हो गया, मतलब इंडिकेशन हो गया, और ये इसका वो हो गया साइड इफेक्ट्स। अच्छा, पेरोक्सिटीन जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसमें क्या होता है, वेट गेन, गायनेकोमेस्टिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स रिएक्शंस कह सकते हैं, और ये भी याद करने पड़ेंगे। फ्लॉक्सिटीन एक्यूट थेरेपी कॉजेज डिक्रीज एपेटाइट एंड वेट लॉस। अच्छा, फ्लॉक्सिटीन और ब्रूप्रोपियोन के केस में ना उल्टा हो रहा है, ये दोनों जो है, अच्छा फ्लॉक्सिटीन भी एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन ये जो है डिक्रीज करी एपेटाइट को और वेट लॉस को, और आई गेस ब्रूप्रोपियोन भी शायद एंटी डिप्रेसेंट ही है, ये भी डिक्रीज कर रही है एपेटाइट को, वेट लॉस कर रही है, यानी वजन गिर जाता है ये खाने से। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, इकोलाई मोस्ट कॉमनली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मैं इसे समझा सकती हूँ आप लोग को। जो मोस्ट ऑफ हमारे यूटीआईज होते हैं ना, उनमें जो 80 to 90% हाथ होता है ना, वो इकोलाई बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। और बी जो है स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस कोएगुलस नेगेटिव 10 to 20%। अच्छा, ये जो दूसरा बैक्टीरिया जिसका नाम आप पढ़ रहे हैं, इसका हाथ 10 to 20% होता है, यानी ज़्यादातर चांसेस होता है 90% के वो इकोलाई की वजह से हुए हो, 10% चांस होता है कि वो सेफ्लोकोकस की वजह से हुए हो। अच्छा, नंबर 56, एक मिनट, सॉरी ये मेरा नहीं है, आप लोग मुझे रोक भी नहीं रहे हैं, मैं बोली चली जा रही हूँ। नेक्स्ट किसका है, हेलो आप लोग ऑनलाइन है, नेक्स्ट किसका टर्न थी, जी जी एमसीक्यूज आई गेस आकाश की थी। यस आकाश आप कहाँ है, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो आकाश, ये अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ये अवे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। और मिस मेरी ना वालेकुम जो सलाम। इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया है, मैं कर देता हूँ तो मेरे बाद मैंने जिसका वो कर लें, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू है तो मैं कर देता हूँ, मैं लास्ट पे कर देता हूँ। चले आप रोजिए, पहले आप अपने कर लें, पेज नंबर भी हाँ लिख। मैंने तैयार किया हुआ है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल पे अब हो गया हूँ, हाँ तो कोई वो जी भी जी मुझे मैं पता कर नहीं दूंगी, चलेगा कोई सही इशू से। नहीं है। ओके। पेज नंबर 9 से लिया, SIDH, SIDH, यही ठीक है। SIADH
सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज एडीएच लेवल्स हो जाते हैं। तो इसका जब इंक्रीज एडीएच लेवल हो जाता है मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, इम्पेयर वाटर एक्सक्रीशन, वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होती और हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो ये कौन कौन सी ड्रग्स करवाती हैं, ये साइक्लोफॉस्फोअमाइड, क्लोरोप्रोमामाइड और कार्बामेज़ापिन, ये 3 ड्रग्स हैं जो एडीएच की इंक्रीज करवा रही हैं या एसएलएडीएच करवा रही हैं। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम एडीएच एंटागोनिस्ट दे देंगे। जब एडीएच बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हम एडीएच एंटागोनिस्ट दे देंगे। एडीएच एंटागोनिस्ट कौन कौन सी होती है, डीमोसाइक्लिन और कॉनिवेप्टिन, ये एडीएच एंटागोनिस्ट है। इससे ये एंटी डायरेटिक हार्मोन कम हो जाएंगे। ठीक है। 94, the first line of treatment of essential tremor, एंड एसेंशियल ट्यूमर के लिए कौन कौन से यूज हो रहा है, प्रोपेनॉल, बीटा ब्लॉकर्स है ये, और प्राइमेडॉन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है जो ट्यूमर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है ट्यूमर्स में। ठीक है। अगला है मिथाइलसर्गिट, ये क्या है, ये एर्गोड अल्कलॉइड है, ये एर्गोड अल्कलॉइड का डेरिवेटिव है। ये हम ट्रीटमेंट नहीं करते एक्यूट, जब हमें माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, ये एक्यूट ट्रीटमेंट नहीं है, और हम इसको प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। क्रॉनिक जिसको माइग्रेन होता है तो उसको प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन के तौर पे दे सकते हैं, और जिसको उसी वक्त अटैक आया है माइग्रेन को, उसके लिए हम एर्गोड अल्कलॉइड को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये क्या कॉज करवाता है, रिबाउंड हेडेक करवाता है। अगर हम इसको अचानक से बंद कर दें इस दवा को, इट में कॉज रिबाउंड हेडेक व्हेन स्टॉप सडनली। इस दवा को हम लेते हैं क्रॉनिकली, प्रोफाइलेक्सिस पे होता है, अगर हम इसको बंद कर दें तो ये रिबाउंड हेडेक करवाता है। अच्छा, अगला है प्रोक्लोरपेराजिन। प्रोक्लोरपेराजिन क्या है, ये पिपराजिन फिनोथायजीन है। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है, स्पाइनिंग जैसे सेंसेशन, चक्कर आ रहे हैं, तो क्यों होती है, ये होती है माइनर डिजीज। माइनर डिजीज होती क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इनर एयर, कान की कोई इनर एयर की डिसऑर्डर है, दैट कैन कॉज एपिसोड ऑफ वर्टिगो, हेयर लॉसिंग, टिनाइटस, जैसे रिंगिंग इन एयर, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रेशर इन एयर, जैसा लगेगा कान में पानी जैसा भर जाता है, वैसा आपको फीलिंग आती है। तो और ये दवा जो है प्रोक्लोरपेराजिन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी। सही है। अगला है सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब में क्या है, इसमें कौन से कंपाउंड है, ये सल्फोनामाइड इसका मतलब डेरिवेटिव है सल्फोनामाइड का। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिनको सल्फोनामाइड की सल्फर उसकी एलर्जी होती है, उसको हम सेलिकॉक्सिब नहीं दे सकते। सेलिकॉक्सिब है सेलेक्टिव इनहिबिट कॉक्स-2 एंजाइम करता है, इनहिबिट कर देता है कॉक्स-2 एंजाइम को। ठीक है। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आईवी मैनिटॉल यूज करते हैं, और या फिर पिलोकार्पिन के आई ड्रॉप भी हम यूज करते हैं। ठीक है। अगला है लिथियम टॉक्सिसिटी, ये सब इसके वो बताएंगे लिथियम टॉक्सिसिटी के, पर इसकी रेंज क्या है, 0.6 से 1.2 मिलीमोल पर लीटर दे सकते हैं। अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगी तो 1.5 से ज्यादा हो जाएगी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी के कौन कौन से एजेंट है जो और टॉक्सिसिटी करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी। सबसे वन है क्या, हम सोडियम की इंटेक कम लेंगे, ये हमारी लिथियम की टॉक्सिसिटी करवाएगा। थायराइड, लूप डायरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, एआरबी और एनसेट, ये सब के सब इंक्रीज करवाएंगे लिथियम की टॉक्सिसिटी को। और वो कौन से एजेंट है जो लिथियम की टॉक्सिसिटी को कम करवाएंगे, जैसे लो हमारे इंक्रीज करवाई थी लिथियम की टॉक्सिसिटी, तो डिक्रीज करवानी है तो हम हाई सोडियम इंटेक लेना शुरू करेंगे, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। कैफीन, थियोफाइलिन, अमाइलोफाइलिन, एसीटाजोलामाइड और बेंजाजोलामाइड, मैनिटोल और यूरिन, ये सारे जो एजेंट्स हैं ये क्या करवा रहे हैं, डिक्रीज करवा रहे हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी को। ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट वन पेज। ठीक है, ये है सिलोस्टाजोल। मीटिंग एंड हो जाएगी ये 1 क्या है? मिनट में, तो वकास आप दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वकास के नेट का इशू आ रहा है ना, तो अगर वो नहीं जी कर मिस सके तो मैं जी जी आप मैं कर कर दूंगा। दीजिएगा। वो मोबाइल से मैं हुआ हूँ तो मोबाइल पे नेटवर्क ऑलमोस्ट ठीक है, वैसे थोड़ा सा ठीक वो है, लाइट का इशू है तो सही मैं है। कर दूंगा। ठीक है, सिलोस्टाजोल